मैं न्यूयॉर्क की सड़कों पर गाड़ी तेज चलाता हूँ, यह नहीं सोचता कि कहाँ जाना है या रास्ते में किसी को टक्कर मार रहा हूँ। मेरे सेंस ब्लरी हैं आज रात के विजुअल्स से और मेरी बॉडी में भरा हुआ अल्कोहल मेरे दिमाग से खेल रहा है, मुझे नॉर्मल से ज्यादा पागल बना रहा है। मेरे नकल स्टीयरिंग व्हील के इर्द-गिर्द सफ़ेद हो जाते हैं जब मेरे पैर एक्सेलरेटर पर और जोर से प्रेस करते हैं, मेरी गाड़ी की स्पीड को और बढ़ाते हुए, बिना किसी रिग्रेट के सारे स्पीड लिमिट्स तोड़ते हुए। जब मेरी गाड़ी हवा में से काट कर तेज भागती है, शहर की रोशनियों को पीछे छोड़ते हुए, सड़क अंधेरी और खामोश होती जा रही है। मुझे अपने या गाड़ी पर कंट्रोल नहीं लगता अब और पहली बार मैं स्पीडोमीटर की तरफ देखता हूँ जो अभी 200 किलोमीटर/h दिखाता है। कुछ वजह से यह मुझे और भड़क रहा है। मेरे वेन्स में ब्लड की जगह अल्कोहल बह रहा है जो मुझे हर दूसरे पल उसकी याद दिलाता है। उस तरीके से उसने सबकी नज़रें अपनी तरफ खींच ली जब वह डार्क रेड साड़ी में सीढ़ियों से उतर रही थी। मुझे याद है जब उसने मुझे अलैक्रिटिस रिलीफ दिया जब मैं कंट्रोल से बाहर जा रहा था और डिप्सोमेनियाक की तरह पीता जा रहा था, जब मैं उन सबको एक ही जगह पर देख रहा था जो मेरी कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जब मैं मिसेस शर्मा से बात करने नहीं संभाल पाया तो मैं वहां से चला गया और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पीने लगा। वह मेरी असली डिस्ट्रैक्शन बन गई। कुछ वजह से उसे किसी और के साथ देखना मुझे अंदर से मार रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी जिंदगी से एक और इंसान खो देने वाला हूं और यह सोच मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। जब वह बास्टर्ड उसका हाथ पकड़कर गेस्ट्स और उसके रिश्तेदारों से मिलाने ले गया, मेरी खून की ताप 100 डिग्री तक बढ़ गई। मैं उसे बुलाने में खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन उसने इग्नोर किया, जो मुझे और भी पागल कर रहा था, और सबसे बड़ी बात, वह उसके साथ कुछ रोमांटिक सॉन्ग पर डांस करने चली गई। सब कुछ मेरे सामने एक मूवी की तरह चल रहा है। उसके गहरे होंठ, टाइट टिट्स और वह फकिंग हेवनली बॉडी मेरी सेंस को इंटॉक्सिकेट कर रही है। यह दूसरी बार है जब मैं उसके साथ अपना कंट्रोल खो रहा हूँ, लेकिन मैं उसे खुद से दूर नहीं कर सकता। जिस तरीके से उसके टाइट टिट्स मेरे हाथ में फिट होते हैं और उसका टाइट कंठ मेरे उंगलियों के इर्द-गिर्द टाइटन हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे वह मेरे लिए पर्सनल बनाया गया है। उसकी हर एक कर्व मेरे दिमाग में सबसे प्रेशियस यादों की तरह लिखी हुई है। उसकी मोन्स और विम्पर्स मेरे कानों में एक मेलोडी की तरह गूंज रही हैं, जिसे मैं अपनी जिंदगी भर सुनने की ख्वाहिश रखता था। जब उसने मुझे उस तरीके से टच करने दिया जैसा मैं चाहता था, जो मैं उसके साथ करना चाहता था, वह अभी मेरे पूरे बॉडी से फकिंग कर रहा है। पिछले 5 साल से मैंने अपने आप को कंट्रोल में रखने की कोशिश की है, लेकिन जब से वह पेंटहाउस में शिफ्ट हुई है जो मेरे सामने है, कंट्रोल मेरी हाथों से रेत की तरह गिर रहा है, जिससे मुझे कोई कंट्रोल नहीं है। कुछ वजह से मेरा दिमाग उसके हर छोटी डिटेल को रजिस्टर करने को पसंद करता है, जैसे यह मेरी जिंदगी के लिए जरूरी है। उसकी हमेशा पिंक वार्डरोब से लेकर उसके हाथ में व्हाइट, पिंक, ब्लैक बोस तक, सब कुछ मेरे दिमाग में एक तस्वीर की तरह क्लिक हो गया है। उसकी हमेशा ग्लॉसी पिंक लिप्स जो मुझे छूने का मन करवाते हैं या उन्हें अपने डेक के इर्द-गिर्द लपेटने का, और उस एंजेलिक बॉडी जो मुझे टच करने के लिए बेगिंग कर रही है। मुझे नफरत है कि मैं उसके बारे में सब कुछ याद रखता हूँ, लेकिन मैं इस सब को इग्नोर नहीं कर सकता। मेरे बॉडी में बह रहा अल्कोहल एक ड्रग की तरह है जो इन सभी विचारों को और भड़क रहा है। मैं सोच नहीं सकता कि उसने मुझे जो भी फक करने दिया, वो कैसा था जब वो मेरी हरकतों से परेशान थी। और मुझे पता है कि अगर मैं उसके पेंटहाउस वापस जाकर वहां उसे फक करूं तो वो मुझे नहीं रोकेगी। मैं इन विचारों से खुद को निकालने की कोशिश करता हूं क्योंकि अगर मैंने नहीं किया तो मैं वापस उसके पास जा रहा हूं। मैं अपने सामने देखता हूं और देखता हूं कि सड़क खाली है जब शहर दूर छोड़ दिया गया है, और मुझे इस हालत में कहाँ जा रहा हूं, इसका कोई क्लू नहीं है। थोड़ा अपने आप को संभालते हुए मैं धीरे से अपने पैर को एक्सेलरेटर से हटा लेता हूं, जैसे गाड़ी की स्पीड 250 किलोमीटर/h से धीरे धीरे कम होती है। गाड़ी को घुमाने और अपने घर वापस जाने का फैसला करते हुए मैं ब्रेक्स लगाने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरी सरप्राइज के लिए मैं समझता हूं कि ब्रेक्स फेल हो गए हैं। यह रियलाइजेशन मुझे सुनामी की तरह हिट करती है और मैं अपनी गाड़ी को चलाते रखने की कोशिश करता हूं, पहले अपने फ़ोन को निकालते हुए और तुरंत मिकाइल, मेरे राइट हैंड मैन, को कॉल कनेक्ट करता हूं। वह एक पल में उठ लेता है और मैं सुनता हूं गनशॉट्स उस कॉन्वर्सेशन से पहले। क्या उसका ठंडा स्वादिष्ट आवाज़ फ़ोन पर गूंजती है।
वह एक नॉनशलेंट, ठंडा जर्क है और मेरी राइट हैंड की पोजीशन उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मिकाइल वही एक व्यक्ति है जिसमें मैंने अपना विश्वास रखा है और आज तक उसने मुझे एक भी बार डिसअपॉइंट नहीं किया। मेरे ब्रेक्स फेल हो गए हैं। मेरी जान लेने से पहले लोकेशन पर पहुंच जाओ। मैं उसे उसी टोन में जवाब देता हूं और कॉल तुरंत काट देता हूं। गाड़ी को स्टेडी रखने पर फोकस करता हूं। सड़कें सीधी नहीं हैं, बल्कि एक रेस्ट करते सांप की तरह घुमाते हुए पतली और कर्व में है। शहर पहले ही काफी दूर छोड़ दिया गया है और मैं इस वक्त इंसानी आत्मा के रीच से बाहर हूं। यह रास्ता ज्यादा लोगों को नहीं पता और बहुत सेक्लूडेड है। हैंडल खुद को संभालने लगता है और मैं इसे मजबूती से पकड़ लेता हूं। अचानक से मेरी फोन की रिंगिंग गाड़ी में गूंजती है और मैं एक बार इसे अवॉइड करता हूं, लेकिन यह फिर से रिंग करती है। अपने दांतों को कचाक करते हुए मैं इस पर एक नज़र डालता हूं और देखता हूं उसका नाम स्क्रीन पर चमक रहा है और इससे मेरी सारी परेशानियां हवा में इवैपोरेट हो जाती हैं। मैं कॉल नहीं उठाता, लेकिन मेरा दिमाग फिर से उसके आसपास घूमता है। मेरे सामने जो कुछ भी दिख रहा है वो उसकी कारिश्मा का आर्टिस्ट्री है। उसकी मेलिफ्लुअस मोन्स मेरे कान में गूंज रही हैं, जो मुझे मेरी खुद की एग्जिस्टेंस भुलाने पर मजबूर कर रही है। मेरा ग्रिप स्टीयरिंग पर खुद ही ढीला हो जाता है, लेकिन यह इस समय मेरी चिंता का सबसे छोटा बात है। मैं महसूस करता हूं कि अल्कोहल मेरी सेंसेस पर पूरी तरह से कब्जा कर रहा है, जैसे मेरी नज़र ब्लरी हो जाती है और मैं फिर से उसकी सोच में खो जाता हूं। मुझे लगता है कि गाड़ी मेरी कंट्रोल से बाहर हो रही है, जैसे यह एक पेड़ की तरफ भाग रही है, और फिर भी मेरे अंदर बस एक ही विचार है, सिर्फ वो इंसान जो मेरी हर सेल के अंदर प्रेवेल करता है, और फिर भी सिर्फ वही है जिसे मुझे उसके लिए दुनिया से लड़कर पाना है। आज रात के छोटे छोटे लम्हे मेरी सेंस को फॉग कर रहे हैं, मुझे दुनिया भुलाने पर मजबूर करते हैं। उसका डाइफेनस बॉडी जो मेरे निशानों से ढका हुआ है, मुझे बार बार उससे किस करने का मन करता है। वो पतला सा चेहरा जिसे देखकर एंजल्स भी जलन करते हैं, मुझे कभी कभी पागल कर देता है। मैं सोच नहीं सकता कि वो उस रेड साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही थी जब उसने मुझे उसे ऐसे किस करने दिया जैसे वो मेरी हो। जब तक मैं कुछ और सोचने की कोशिश करता हूं, तब तक मुझे महसूस होता है कि मेरी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई है और एक स्ट्रॉन्ग फोर्स मेरी बॉडी को आगे की तरफ धकेल देती है। जब मेरा सर स्टीयरिंग के साथ टकराता है और हिलता है, उससे पहले कि एयरबैग खुलता है और मैं अंधेरा देख लेता हूं। एक तीखा दर्द मेरे क्रेनियम के नर्व्स को छू जाता है जब मैं अपने आप को बिस्तर पर लिम्प महसूस करता हूं। मैं जोर से अपनी आंखें खोलता हूं और अपने ऊपर के ग्रे सीलिंग को देखता हूं। अपने एल्बोज पर वेट डालते हुए मैं सोए हुए पोजीशन से उठता हूं और हेडबोर्ड के अगेंस्ट लेटता हूं, फिर अपने आसपास देखता हूं ताकि मिखाइल और उसकी बीवी, लाना, को ढूंढ सकूं, जो मुझे घूर रहे हैं। मेरे भौंकरे हैं कंफ्यूजन में जब मैं खुद को याद करने की कोशिश करता हूं कि पहले क्या हुआ था। लास्ट थिंग जो मुझे याद है वो है लिया को पेंटहाउस छोड़ने के बाद सड़कों पर रैश ड्राइविंग करना। मैं अपने दिमाग को और ज्यादा दबाता हूं और कल हुई सभी घटनाएं याद करता हूं। कैसे मेरे ब्रेक्स फेल हुए और मैंने उसे मदद के लिए कॉल किया, और फिर गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई उससे पहले कि मैं बेहोश हो गया। मैं गहरी सांस लेता हूं अपने आप को शांत करने के लिए और अपनी नज़र को घुमाता हूं, बस यह देखने के लिए कि मैं पेंटहाउस में नहीं हूं बल्कि उस मेंशन में हूं जहां मैं पिछले 4 साल से रहा था जब तक मैंने पेंटहाउस नहीं लिया। मुझे यहाँ क्या करना है? मैं किसी को नहीं, सिर्फ अपने आप से पूछता हूँ, इस जगह को ऐसे देखते हुए जैसे मैं कभी यहाँ नहीं आया। लाना बिस्तर के कोने से उठती है जहाँ वो बैठी थी और मेरे पास आकर पानी का ग्लास भर देती है और मुझे पास करते हुए कहती है, जब तुमने मिखाइल को कॉल किया और अपनी सिचुएशन समझाई, उसने मुझे बताया क्योंकि मैं उस एरिया में एक मिशन पर थी। मैं तुरंत तुम्हें बचाने आई लेकिन तुम्हारी गाड़ी मेरी आंखों के सामने टकरा गई। खुशकिस्मती से तुम सुरक्षित थे। हमें एक टिप मिली थी कि अदनान ने अपने लोगों को तुम्हारे पेंटहाउस के इर्द गिर्द डाला है, तो अगर तुम वहां जाते हो तो तुम्हारी जान खतर में पड़ सकती है, इसलिए मैं तुम्हें यहां लेकर आई। मेरे फिस्ट्स गुस्से में बंद हो जाते हैं उस फकर के लिए। मैं उसकी हरकतों से परेशान हो चुका हूं और उसको ऐसे मौके देना जो वो खराब करता रहे। वो चाहता है कि मैं या तो उसके खिलाफ जंग शुरू करूं या फिर उसका साथ दूं।
लेकिन फिर अचानक मुझे कुछ समझ आता है और मैं लाना की तरफ देखता हूँ। तुमने कहा उसने अपने लोगों को पेंटहाउस के इर्द-गिर्द डाला है? हाँ, उसे हर्ट होते देखने का विचार मेरे वेन्स में छुप जाता है और मैं अपने माथे से एक पानी की बूंद गिरती महसूस करता हूँ। डर का एक छिंक मेरे दिल में तुरंत घुस जाता है और मैं इससे नहीं रोक सकता। मैं उसकी डेलिकेट बॉडी पर एक भी खरोंच नहीं अफोर्ड कर सकता और अगर किसी भी तरह से वो इस सब में फंस जाती है तो मुझे डर है कि वो हर्ट हो जाएगी। एरिया के इर्द-गिर्द सिक्योरिटी बढ़ाओ। ये सुनिश्चित करो कि कोई भी ऐसे बिल्डिंग में न आए जो वहां नहीं होना चाहिए, खास करके टॉप फ्लोर पर जहां 2 पेंटहाउस हैं। मैं वहां टाइट सिक्योरिटी चाहता हूँ। ऑर्डर स्ट्रिक्ट है और मैं किसी भी आर्गुमेंट के लिए जगह नहीं छोड़ता। मैं उसकी सेफ्टी के साथ किसी भी कैजुअलिटी को अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता है और भगवान न करे वो हर्ट हो जाती है तो मैं अपने आप को और इस दुनिया के हर इंसान को मार दूंगा। तुम यहाँ हो, सुरक्षित और साउंड, तो हमें वहाँ सिक्योरिटी बढ़ाने की जरूरत क्यों है? मिखाइल पूछता है, आगे आते हुए और बिस्तर के पास वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। मैं उसे एक नज़र डालता हूँ, फिर पानी का ग्लास उठाता हूँ और एक साथ पी जाता हूँ। वहाँ कोई जरूरी इंसान रहता है और अगर उसके साथ कुछ होता है तो दुनिया खत्म हो जाएगी। वो मुझे लगा तुम किसी फेमिनिन टच से एलर्जिक हो, वो स्मिर्क करता है जैसे उसने इस मोमेंट का इंतजार किया हो। मैं सिर्फ अपनी आंखें घूर करता हूँ और बिस्तर से उठ जाता हूँ। लाना, जो मैंने कहा है वो करो, क्योंकि मुझे तुम्हारे इस बास्टर्ड हस्बैंड पर भरोसा नहीं है। वो सिर हिलाती है और अपना फोन निकालकर काम करने लगती है। मिखाइल वासिलिव और उसकी बीवी लाना क्लिफोर्ड, या जैसे वो कहना पसंद करती हैं, लाना मिखाइल वासिलिव, 2 ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं अपनी जान डाल सकता हूँ। उन्होंने मुझे तब ज्वाइन किया जब मैंने माफिया ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था और तब से मेरे साथ हैं। पुरानी दौलत वाले परिवारों से आने की वजह से उन्हें मुझसे जुड़ने के लिए कोई लालच नहीं है। मेरे जैसे वो भी उन छलाकारी लोगों को खत्म करना चाहते हैं जो सेक्स ट्रैफिकिंग, चाइल्ड रेप, मासूमों की हत्या और दूसरे बुरे कामों में शामिल हैं। इस दुनिया को फिल्टर करना जरूरी है पहले कि बहुत देर हो जाए और किसी को पहला कदम उठाने की जरूरत है। मैं कमरे से बाहर निकलता हूँ और मेंशन के आसपास देख रहा हूँ, जो बिल्कुल साफ है। कहीं भी गंदगी का कोई संकेत नहीं। बीच में चंदेलियर चमक रहा है, नए रग्स और कारपेट्स ज़मीन पर हैं। वॉल पेंटिंग ऐसे चमक रही है जैसे वो नई खरीदी गई हो। सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, लेकिन फिर भी यह जगह खाली सी महसूस होती है। यह सोच कि एक खास इंसान इस जगह पर ब्राउनेज कुकीज़ या मुझे देखने और डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं आएगी, मेरे दिल में थोड़ा सा इरिटेट कर रहा है। यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अभी अगर मैं कोई गलत कदम उठाता हूँ तो मैं उसकी जान को खतरे में डाल सकता हूँ। कल जो हुआ उसके बाद मैं उसे कॉल करना चाहता हूँ और उसे तसल्ली देना चाहता हूँ, बिना उसे यूज्ड या कुछ और महसूस कराए, लेकिन मैं नहीं कर सकता। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं यह करूँगा और उस पर सॉफ्ट हो जाऊँगा तो वो मेरे दिल में आसानी से घुस जाएगी और यह मैं होने नहीं दे सकता, अभी नहीं। मुझे जितना हो सके उसका विरोध करना है, क्योंकि यही उसकी सुरक्षा का एकमात्र तरीका है। वो एक मासूम आत्मा है और यह दुनिया उसके लिए बहुत क्रूएल है। पूरा अपना जीवन प्यार और पैम्परिंग किए जाने के कारण उसने कभी यह नहीं देखा कि एक ऐसी दुनिया में जीना कैसा होता है जहां हर दूसरी आत्मा तुमसे जलन करती है, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती है और तुम्हें ऐसे दुख देती है जो तुम सोच भी नहीं सकते। वो सिर्फ दूसरों को प्यार देना जानती है, लेकिन लोगों को यह डिजर्व नहीं है, खास करके लोग जैसे मैं। लेकिन मैं खुश हूं कि वो मेरे जैसे नहीं है। मैं खुश हूं कि वो क्रुएल्टी से बच गई है और मैं यह कभी नहीं होने दूंगा कि कोई उसे चोट पहुंचाए जब तक मेरी आखिरी सांस नहीं चली जाती। वो ऐसी है जो डेमन्स को स्वर्ग तक खींच सकती है और एंजल्स को नर्क में भीख मांगने पर मजबूर कर सकती है। वो सेंट्स को पागल करने तक ले जा सकती है और सैटन को अपनी आत्मा बदलने पर मजबूर कर सकती है, उसके लिए पवित्र बन जाने के लिए। वो एक ऐसी फॉरबिडन जेम है जिसे सब पास करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी उसके करीब नहीं जा सकता। तो तुम मेरी समझदारी उसकी मौजूदगी में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? मैं सिर्फ एक इंसान हूं जो उसकी मौजूदगी में अपनी रेशनलिटी खो रहा है, और जितना मुझे नफरत है यह मानने से,
वो मुझे ऐसे प्रभावित करती है जैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई भी मुझे प्रभावित कर सकता है। पिछले कुछ हफ्तों में उसने मुझे ऐसे फीलिंग्स महसूस कराए हैं जो मैं भूल गया था कि इंसान महसूस कर सकता है। उसने मुझे एज पर ले आया जहां से मुझे अपना दिमाग खोने पर मजबूर होना पड़ा और वो काम करने लगे जो मैंने पिछले 5 सालों से अपने लिए मना किए हुए थे। मैं इन पिछले 5 सालों से सेलिबेसी का अभ्यास कर रहा हूं, लेकिन उसने मेरी विल पावर को भी चैलेंज किया है। मैं उसके सामने कंट्रोल खो चुका हूं और इसी वजह से बेहतर यह होगा कि वो दूर रहे। मैं गहरी सांस लेता हूं और रेफ्रिजरेटर से ठंडी पानी की एक बोतल निकालता हूं, फिर उसे एक ही बार में पी जाता हूं। मिखाइल और लाना सीढ़ियों से उतरते हैं और मेरी तरफ आते हैं, उनके हाथ एक साथ जुड़े हुए हैं। वो बास्टर्ड अपनी बीवी से 1 सेकंड के लिए भी हाथ दूर नहीं रख सकता। पीडीए बंद करो, मैं कहता हूं, अपनी आंखें घूर करते हुए और सोफा के सर पर अपने हाथ फैलाते हुए। मुझे सुनाई देता है कि उसकी लिप्स से एक हंसी निकलती है, फिर वो कहता है, क्या तुम जलते हो? अगर हो तो वैध है, क्योंकि तुम्हारा स्पेशल कोई दूर रहता है। मैं उस पर बोतल फेंकता हूं जो वो समय पर पकड़ लेता है और मुझे स्म करता है। लाना उसके हाथ पर थप्पड़ मारती है और मेरे साथ वाली काउच पर बैठ जाती है। यह लड़की 2 दिन पहले रेप और मर्डर की गई थी, लेकिन उसके पिता ने तो केस भी नहीं फाइल किया। उसने एफबीआई या पुलिस को भी इस मामले की जांच नहीं करने दी। जब उसके पड़ोसी ने उस पर शिकायत की, उसे रेप का इल्जाम लगाते हुए, वो बताती है और अपना फ़ोन मेरी तरफ आगे बढ़ाती है। मैं तस्वीर पर नज़र डालता हूं और मेरा दिल धड़कने लगता है। उस लड़की की खून से भरी बॉडी की इमेज स्क्रीन पर एक भयावह नाइटमेयर है, क्योंकि कोई भी इस तरह से ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। वो देखने में 18 या 19 साल से ज्यादा पुरानी नहीं लगती और उसकी हालत इतनी मिजरेबल है कि मैं ऐसे रोने लगता हूं जब तक मेरी आंखों में आंसू नहीं बचते। उसका पिता कौन है? मैं पूछता हूं, मेरी आवाज ठंडी और सन्न है। लाना मुझे एक आदमी की फाइल दिखाती है जो उसका पिता है और मैं इसे ध्यान से देख रहा हूं। इस आदमी को कल डंजियन में लाना। मैं खुद उसका ख्याल रखूंगा। वो सिर हिलाते हैं। हमें अदनान के बारे में भी कुछ करना होगा क्योंकि वो तुम्हारे परिवार के पीछे है, मिखाइल कहता है और मैं समझकर सिर हिलाता हूं, लेकिन एक शब्द नहीं बोलता। कुछ और केस चेक करने के बाद और उनसे कहने के बाद कि टीम को तुरंत एक्शन के लिए तैयार करने को कहकर मैं उन्हें जाने देता हूं और काउच पर वापस बैठ जाता हूं। पहले तो मैं किसी चीज पर सोचने के लिए 1 मिनट लेता हूं। मेरी फोन रिंग करती है और मैं देख लेता हूं कि एड्रियन का नंबर मेरे फोन पर चमक रहा है। मैं उसे तुरंत उठाता हूं और दूसरी तरफ से उसकी आवाज सुनता हूं। कल तुम जल्दी चले गए, वो सीधे बात करता है। हाँ, तुम्हारी पार्टी बोरिंग थी। यह अपनी बहन को बोलो क्योंकि उसने इसे अरेंज किया था। मैं बोल दूंगा जब मैं उससे बात करूंगा। मैं तुम्हें वार्न करता हूं, ऐसा मत करना। अगर उसने यह सुना तो वो हर्ट होगी और अगर तुम मेरी बीवी के उदासी का कारण बने तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ड्रामेटिक मत बनो। यह मत भूलो कि वो मेरी बहन पहले है। वो मेरी बीवी है और वही मेरे लिए सबसे जरूरी है। और मेरी बीवी तुमसे मिलना चाहती है तो हम कल वहां होंगे। हमारे लिए कुछ अच्छा पकाओ। मैं पेंटहाउस पर नहीं हूं। मैं अपने मैंशन वापस आ गया हूं क्योंकि अदनान फिर से एक्टिव हो गया है। अगर मैं वहां रहा तो वो मुझे अटैक करेगा और ऐसे में तुम्हारी बहन को भी चोट आ सकती है। मेरा दिमाग उसकी तरफ चला जाता है, लेकिन मैं अपने ख्यालों को रोकने के लिए सिर हिलाता हूं। वो अब मेरे लिए एक नशा बन गई है और उसके बारे में सोचने से खुद को रोकना अब एक इम्पॉसिबल सोच हो गई है। क्यों नहीं उस बास्टर्ड को फिर से मार रहे हो? और अमेलिया का क्या? वो कैसी है? सुबह वो थोड़ी ऑफ साउंड कर रही थी। मुझे नहीं पता। शायद उसके काम से कुछ रिलेटेड है। मैं उसे कभी कभी ही देखता हूं। वैसे मैं अब जा रहा हूं, मेरी बीवी मुझे वेट कर रही होगी। बास्टर्ड, मैं तुम्हें एक दिन मार दूंगा। सपने देखते रहो और मुझे मेरी बीवी के पास जाने दो अब। मैं कॉल काट देता हूं इससे पहले कि वो मुझे और डिस्कस्ट करे। यह कहने की ख्वाहिश,
तुम्हारी बहन कल मेरे साथ वॉशरूम में थी, तुम्हारे घर पर काफी ज्यादा थी, लेकिन मैंने शांति चुनी और चुप रहा। मुझे इस मैंशन में मूव किए 1 हफ्ता हो गया है और अब भी यह इतना अकेला लगता है। मैं पेंट हाउस में रहने का आदत डाल चुका हूँ जो कंपैरेटिवली कोजी और छोटा था, लेकिन यह बड़ा मैंशन मेरी एक्सिस्टेंस से आइसोलेटेड लगता है। बिना किसी सोच विचार के डोरबेल बजती है और मैं अपने नाक के पुल पर उंगली मारते हुए उठता हूँ और दरवाज़ा खोलता हूँ। बाहर कोई नहीं है और मैं आसपास देखता हूँ, कोई जान नहीं दिखाई देता। मेरी नज़र ज़मीन पर एक एनवेलप पर गिरती है और मैं उसे उठाता हूँ। उसे खोलने से पहले मेरी फ़ोन मेरी पॉकेट में रिंग करती है और मैं इसे निकालता हूँ। लिया का नाम स्क्रीन पर चमकता है और मैं झिझक से उठाता हूँ। मुझे नहीं पता क्या कहना है या उससे क्या बात करनी है, लेकिन मैं फ़ोन अपने कान पर लगाता हूँ। लेकिन जैसे ही उसकी आवाज़ सुनता हूँ, मेरी दुनिया टुकड़े टुकड़े हो जाती है। वह मुझे मार देगा। प्लीज़ मुझे बचा लो, अक्ष। वह फ़ोन के दूसरे एंड से रोती है और उसके शब्दों को सुनकर मैं अपना बैलेंस खो देता हूँ। मेरे हाथ से नोट ज़मीन पर गिर जाता है। फिर से उठाकर मेरी आंखें गुस्से और डर से वाइडन हो जाती हैं। मैं उसे क्रम्बल करता हूँ और फेंक देता हूँ, फिर अपने कार की चाबी उठाकर उसकी लोकेशन की तरफ भागता हूँ। क्या तुम्हें सरप्राइज़ पसंद आया, यंग मैन? नोट पर लिखा था।